अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ का, मेरीन बायोडाइवर्सिटी, व्हाई वी नीड इट इन अर्थ सिस्टम साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई सब आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको इजीली डिफाइन और मैयर जो है वो साइंटिफिकली नहीं किया जा सकता। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस में जब बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो रिसर्च की जाए, बट साइंटिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना ये था कि अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट रिसर्चेज हैं उनके ऊपर से फोकस हट जाएगा। बट इस पे फोकस करने से क्या फ़ायदा होता है? आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज़ क्रूशियल फॉर द अर्थ सिस्टम, कि अर्थ सिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो है वो नॉन ह्यूमन लाइफ। एवोल्यूशन इन ओशंस वर्सेस लैंड। ओशंस में जो एवोल्यूशन होती है और जो लैंड में एवोल्यूशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओशन जो लैंड में एवोल्यूशन होती है वो मेनली होती है कंपटीशन की वजह से, कि रिसोर्सेज यानी कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसमें कंपटीशन की वजह से जो है वो एवोल्यूशन होती है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं। और लेकिन ओशंस में ऐसा कुछ नहीं होता। ओशंस में रिसोर्स कंपटीशन की वजह से नहीं होती है, मेनली क्योंकि ओशन में ऑलरेडी बहुत स्पेस और रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए उनको जो है वो इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके अलावा ओशंस में अगर इस तरह से लैंड की तरह से ही एवोल्यूशन होगी तो उससे जो है वो ज़्यादा ऑयली सर्फेसिस होंगे, जिसकी वजह से क्लाइमेट अफेक्ट होगा और अर्थ जो है वो लेस हैबिटेबल बन जाएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशन लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अर्थ को हैबिटेबल बनाने के लिए, ह्यूमंस वगैरह के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं, तकरीबन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ओशन ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा ओशन से हमें फूड और दूसरे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ओशन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हम देखते हैं ओशन बायोडाइवर्सिटी क्या है। कि जब भी हम ओशन बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में बिग और विजिबल क्रिएचर्स यानी कि बड़ी बड़ी मछलियाँ और इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जब कंजर्वेशन की बात की जाए, जब इन स्पीशीज़ को, जब हम ओशन बायोटा को प्रोटेक्ट करने की बात करें, तब भी इन्हीं जो स्पीशीज़ हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इसके उल्ट अगर हम देखें तो जो टाइनिएस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ओशन के अंदर, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनका इनसे कहीं ज़्यादा रोल होता है अर्थ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया होते क्या हैं। साइनोबैक्टीरिया टाइनी प्रिमिटिव प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट की तरह के होते हैं, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले जो है वो फोटोसिंथेसिस डेवलप हुआ था। और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सनलाइट को यूज़ करते हुए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया अलोंग विद देयर डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानते हो तो हमें पता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक पहले क्या थे, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते थे अर्थ पे। बट उससे जो है बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स आज जो दुनिया में है वो सारे उधर से इवॉल्व हुए हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए। बट हम इसको नहीं मानते एज अ मुस्लिम्स, बट जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक ये है। तो साइनोबैक्टीरिया से ही जो है प्लांट्स, एनिमल्स ये सब इवॉल्व हुए हैं। तो साइनोबैक्टीरिया अलॉन्ग विद देयर डिसेंडेंट्स जो है अर्थ एटमॉस्फेयर को अल्टर करने का में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनके हम दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में जो इनका रोल होता है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। साइनोबैक्टीरिया से पहले एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन था। बट हमने अभी क्या कहा, साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर क्या, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती गई, एटमॉस्फेयर में जाती गई, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। सेकंड इसका रोल हमने कार्बन साइकिल में पढ़ा। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम जानते हैं, कार्बन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि अर्थ हो गया, ओशन हो गया और बायोस्फीयर के दरमियान मूव करती है। तो
ओशन जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कार्बन साइकिल के अंदर। तकरीबन 50 टाइम्स मोर कार्बन जो है वो ओशंस के अंदर स्टोर होती है एटमॉस्फेयर की निस्बत। तो अब ये जो कार्बन है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और ओशन के दरमियान। तो इसको मूव करवाने में, इस प्रोसेस में जो मेन चीज़ हेल्प करती है वो साइनोबैक्टीरिया है। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं ह्यूमंस की वजह से, हम हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हैं, बट साइनोबैक्टीरिया की वजह से जो इन्वायरमेंटल चेंज आए हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो ह्यूमन की वजह से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं आर रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द चेंजेस कॉज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ह्यूमन से बहुत पहले से अर्थ पे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है वो, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से जो है वो साइनोबैक्टीरिया थे, जबकि ह्यूमंस जो हैं वो तकरीबन सिर्फ फ्यू 100,000 ईयर्स से जो हैं वो हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो है असर ज़्यादा है। कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन, अभी हमने कार्बन की बात की, कार्बन बहुत सारी होती है ओशन के पास, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्बन पानी में मिक्स हुई हुई ऐसी तैर रही है। तो इसमें जो कार्बन है ये क्या होती है, तकरीबन 5% या लेस देन 5% जो है ये लिविंग बायोटा के पास होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशन के अंदर उनके पास होती है, ठीक है, उनका पार्ट होती है। इसका मतलब जो ज़्यादातर जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, ठीक है। तो फिर कहाँ पर होती है वो कार्बन, ज़्यादातर होती है इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट मिनरल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ओशन ऑर्गेनिजम्स के हमें पता है डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो चाहे हम टाइनी बैक्टीरिया की बात करें चाहे हम लार्ज वेल की बात करें, उनके पास रफली सेम अमाउंट ऑफ कार्बन होगी, ठीक है। और ज्यादा किसके पास होगी, ज्यादा इस फॉर्म में है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है और कार्बोनेट मिनरल्स की फॉर्म में है। अच्छा, अब क्या होता है कि अर्थ सिस्टम के अंदर, जैसे अभी हमने पहले भी कहा कि ओशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो ओशन बायोटा है, ओशन में जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका मेन काम क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम है उसमें जो है वो एलिमेंट्स को मूव करना। तो जो माइक्रोस्कोपिक ओशन प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ये काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर करते हैं, ठीक है। जबकि जो ज़्यादा अटेंशन लार्ज क्रिएचर्स को मिलती है, बट ज़्यादा अच्छे से काम कौन कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक ओशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू इन एलिमेंट्स को ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो साइकिल करते हैं रादर देन द लार्ज वंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक ओशन प्लांट्स के बारे में, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो टाइनी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो कि ओशंस में होते हैं, और ये लैंड प्लांट्स इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होते, बट इनमें एक चीज़ सिमिलर होती है कि इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन में अभी हमने कहा फोटोसिंथेसिस होता है, तो तकरीबन 50 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कैप्चर करते हैं। इनका इकोलॉजिकल फंक्शन देख लें तो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि फूड और एनर्जी जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये ओशन की जो हेल्थ है और अर्थ के क्लाइमेट है इसको मेंटेन करके रखते हैं। किस तरह से करते हैं कि इनका एक मेन रोल जो है वो साइक्लिंग एसेंशियल एलिमेंट्स भी है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस वगैरह, इनको अर्थ सिस्टम के अंदर साइकिल करना भी इनका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो स्पेसिफिक ग्रुप जो हैं वो उनके यूनिक रोल्स होते हैं एलिमेंटल साइक्लिंग के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो नाइट्रोजन जो ओशन से आ रही है ओरिजिनली, वो ओरिजिनली किस वजह से आ रही है, वो ये जो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वहां से आ रही है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि इनका कितना ज़्यादा रोल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कोकोलिथोफोरिड्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कोकोलिथोफोरिड्स क्या हैं, ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये जो स्केल्स हैं ये चले जाते हैं, ये बॉटम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, सिंक कर जाते हैं और सी फ्लोर का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं क्या कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये वहां जाके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये रॉक्स बन जाते हैं, मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं चॉक और लाइमस्टोन के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसका हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो कोकोलिथोफोरिड्स कोरल्स और फोरमेनिफेरा के साथ
फोर्मिनीफेरा, सॉरी। अच्छा, इसके साथ मिलके इनका मेन रोल क्या है? दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द एनुअल फिक्सेशन ऑफ अबाउट अ बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, कि हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन है वो फिक्स हो रही है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से रिमूव करने में एक्चुअली ये हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन। अब ये जो कुछ फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप जिनमें कुछ जो है वो कोकोलिथोफोरिड्स भी आ जाते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम जैसे कि डाइमिथाइल सल्फाइड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये ओशन सरफेस वाटर में वहाँ पर ये रिलीज होती है, ठीक है, जहाँ से फिर ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेपर्स को कंडेंस होने में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो क्लाउड्स बनते हैं इसकी वजह से फिर जो है वो लाइट और टेम्परेचर को जो है ये अफेक्ट करते हैं। यानी कि इसकी वजह से दो तरह के काम हो सकते हैं, या तो ये एटमॉस्फेयर को कूल कर सकते हैं, या ये एटमॉस्फेयर को वार्म कर सकते हैं, मतलब कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो है ये कूल कर सकते हैं, और उसको ट्रैप करके जो है ये वार्म कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डायटम्स एंड सिलिका। डायटम्स जो है ये भी फाइटोप्लैंक्टन का ही ग्रुप है। ये क्या करते हैं? ये सिलिका शेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी हमने उसकी बात की, बिल्कुल सेम वही वाली बात है। जब ये जो है इनकी डेथ हो जाती है तो ये जो शेल्स जो हैं वो से जो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सेडिमेंट्स की लेयर बना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सिलिका है, जो सिलिकॉन है, ये सरफेस ओशन से ट्रांसपोर्ट हो रही है डीप ओशन की तरफ। अच्छा, लास्ट पे आ जाता है जनरल थ्रेट्स टू फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या थ्रेट्स हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होती जा रही है, तो उसकी वजह से जो है वो ओशन सरफेस वाटर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से जो है वो पीएच कम हो रही है। पीएच कम होने की वजह से यानी कि ज़्यादा जो है वो एसिडिक पीएच हो रही है, ठीक है। एक तो ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये हमें पता है एसिड रेन के थ्रू भी जो है ये एसिडिक हो रही है। तो इस एसिडिटी की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो पहले की तरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और rising temperature creates stable warm surface layers in the ocean which can be unfavorable for diatoms and other phytoplankton के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वार्म सरफेस लेयर्स हैं वो भी इनके लिए अनफेवरेबल हो सकती हैं। तो ये जनरल थ्रेड्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को। अच्छा, ये सारा जो है आपकी बुक के अंदर जो मटेरियल लिखा है मैंने आपको ये वही बताया हुआ है, ठीक है। ये मैं खुद से कुछ ऐड करके नहीं बता रही, इसलिए जो है वहाँ पर वही ईजी करके मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज इंपॉर्टेंस, कि अब फाइटोप्लैंक्टन की जो स्पीशीज है इसके बारे में हम ये इतना इजीली नहीं कह सकते, डिफिकल्ट है थोड़ा सा ये देखना कि कौन सी फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। बट कुछ स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इनका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट जो है वो ओशंस में मूव करेंगे। जैसे हम इसके अंदर दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। डायटम ये फ्रेजिलर कर्गुलेंसिस जो है एक डायटम है जिसका क्या रोल होता है? डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन इन द साउथर्न ओशन। ये जो जिस तरह अभी हमने बात की किस तरह से डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन होती है। और एमी एमिलियाना, ये थोड़े से जो वर्ड्स हैं ये ऐसे हैं, एमिलियानिया हग्जेली। ये एक कोकोलिथोफोरिड है जो कि क्या कहते हैं, इस इससे क्या फ़ायदा होता है? ये जो है वो ओशंस के अंदर लार्ज ब्लूम्स बनाते हैं और कार्बन को जो है वो सरफेस से डीप वाटर में जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत बोल दी हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, ये क्या करते हैं? क्या कहते हैं, इसके थ्रू फिर हम क्या देखते हैं कि कार्बन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरह से जो है इनका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ का। डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट तरह के काम करती हैं। अच्छा, लास्ट पे आ जाता है थ्रेट्स टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट है मरीन बायोडाइवर्सिटी का। उसके अलावा ओवर फिशिंग की वजह से क्या है कि फिशेस जो हैं वो कम होती जाएंगी। पोल्यूशन, ठीक है, जिस तरह अभी हमने पीछे भी एक पोल्यूशन का एक इफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से हमने देखा कि फाइटोप्लैंक्टन को खतरा है। इन्वेसिव स्पीशीज़ का मतलब क्या है कि जो कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज़ आती हैं और जो नेटिव स्पीशीज़ जो वहाँ पे ऑलरेडी स्पीशीज़ रह रही होती हैं उनकी जगह ले लेती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। ये कुछ थ्रेड्स हैं मेरीन बायोडाइवर्सिटी को
तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फेलोज़ वगैरह के साथ भी शेयर करें। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो करें। थैंक यू।